इसमें क्या है, द मेन पॉइंट्स ऑफ द आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर, फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन is the result of interaction of two particles, one a photon of incident radiation and the other an electron of photosensitive metal। तो हम ये कहते हैं कि जो लाइट है ना, लाइट जो है, लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, कभी जब हमको जरूरत लगती है तो हम उसको वेव की तरह मानने लगते हैं, और जब हमें जरूरत लगती है तो हम उसको पार्टिकल नेचर मानने लगते हैं। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि लाइट जो है जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे लाइट बनी है उसको फोटोन बोलते हैं। तो लाइट का जब एक फोटोन स्ट्राइक करता है किसी फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर, तो वो स्ट्राइक करने के बाद में वहां से एक इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को तोड़कर बाहर निकाल देता है। पहला लॉ तो ये है, ठीक है। दूसरा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। The minimum energy required to liberate an electron from the metal surface is called work function W naught of the metal। तो अब क्या है कि मेटल के अंदर जो मेटल की सरफेस होती है उस पर रीस्ट्रेनिंग फोर्स मतलब जो उसको रोक कर रखता है वहीं पर। तो रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स को रोक कर रखती हैं, बाहर निकलने नहीं देती, है ना। और अब हमको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, हमें नहीं करना पड़ता, जो लाइट उस पर स्ट्राइक करती है उसको करना पड़ता है। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, जिस वर्क की वजह से वो फोटो इलेक्ट्रॉन टूटकर बाहर निकल जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन W0 या W0। उसके बाद थर्ड देखें, हाँ पेज नंबर 8। फिर थर्ड पॉइंट देखिएगा। थर्ड पॉइंट है ईच प्रोटॉन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी h nu ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप इन टू पार्ट्स। वर्क फंक्शन दोबारा बताता हूँ। हमने ये कहा कि अगर कोई इंसिडेंट फोटोन अगर आया, और फोटोन क्या है, लाइट जो है, लाइट जैसे आ रही है, तो हम ये कहेंगे लाइट है क्या चीज, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मैटर की कौन सी चीज है ये। तो हम ये कहेंगे कि जो लाइट है ना, लाइट कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल है तो इसका मतलब सॉलिड है, ठीक है। और कभी कभी ये जो है वेव की तरह बिहेव करती है। तो हमने कहा कि अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन जब किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद उसको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, जिससे वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाए, बाहर निकलवा पाए। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन ही वर्क फंक्शन कहलाता है। उसके बाद हर एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करता है। मतलब एक फोटोन अगर स्ट्राइक करेगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन तोड़कर बाहर निकाल पाएगा, एक से ज्यादा नहीं। अच्छा, The energy h nu of the incident photon is used up in two parts। तो जो इंसिडेंट फोटोन है ना, इंसिडेंट मतलब टकराने वाला जो फोटोन है, उसकी जो एनर्जी है h nu, वो दो पार्ट्स में यूज होती है। ए है a part of the energy of the photon is used in liberating the electron from the metal surface। a part of the energy of the photon, फोटोन की थोड़ी सी एनर्जी वो किस में यूज होती है, is used in liberating the electron from the metal surface which is equal to the work function W0 of the metal। तो एक हिस्सा तो इस चीज में लग जाता है कि भाई उसको आपको तोड़कर बाहर निकालना है। इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, तो उसकी एनर्जी दो पार्ट्स में यूज होती है। पहला पार्ट कि उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो जाता है। दूसरा, द रिमेनिंग एनर्जी, अब उसमें थोड़ी सी और एनर्जी बची हुई थी, फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा था, तो फोटोन की थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में खर्च हो गई। बाकी की एनर्जी, द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब जो बची हुई एनर्जी है वो क्या करती है, वो ये कहती है कि अब भाई मेरे पास तो एनर्जी बची हुई है। फोटोन कहता है भाई मैंने तुम्हें तोड़कर बाहर निकाल दिया, अब जो बची हुई एनर्जी है उससे वो धक्का देता है उसको इलेक्ट्रॉन को कि चल निकल यहाँ से, है ना। तो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए। तो एनर्जी इस चीज की है कि हम हैं तो हमारे अंदर एनर्जी है। तो हमने ये कहा कि एक बैग है, उस बैग के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, तो हमने उसको पकड़ा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसको तो वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इतनी तो थोड़ी तो उसमें खर्च हो गई, बाकी एनर्जी बची हुई थी हाथ में, उसको उठाकर हमने फेंक दिया तो वो मूव करने लगा, यानी कि हमने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दी इलेक्ट्रॉन को। ये काम कौन करता है, फोटोन, ठीक है ना। तो फोटोन की एनर्जी दो पार्ट्स में इस तरह से यूज होती है। अच्छा जी, अब यही चीज जो है आगे पेज नंबर 9 पर हम आएंगे तो डायग्राम के थ्रू समझा रखी है कि यहां पर हमारे पास जो है एक मेटल है, ये मेटल की सरफेस हो गई, और फिर हमने कहा कि ये जो सरफेस के ऊपर एक बारीक सी लेयर बना दी हमने काफी नजदीक इसके, ठीक है।
काफी नजदीक। और ये लेयर खुली आंखों से हमको दिखाई देगी नहीं, ये मेटल की जो टॉप मोस्ट लेयर है ना उसके लगभग लगभग बिल्कुल पास ही है, चिपकी हुई है बिल्कुल इससे। अब क्या होता है कि ऊपर से लाइट आई, तो लाइट किसकी बनी हुई है, पार्टिकल्स की, यानी कि फोटॉन्स की बनी हुई है। तो एक फोटोन आया इस तरीके से, एक फोटोन आया और फोटोन ने यहां पर एक बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन था, किसने बांध रखा था, टॉप सरफेस की रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस ने इसको बांध रखा था यहां पर। इसको हमने क्या बोल दिया, बाउंड इलेक्ट्रॉन। इसको हमने बोल दिया बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है जो ये यहां से आ रहा है, दिस इज इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, एच न्यू, ठीक है। एच क्या होता है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एच न्यू। अच्छा, तो इसने थोड़ी सी एनर्जी इसकी किस में खर्च हुई, यानी कि एच न्यू इसकी किस में खर्च हुई, इसको बाहर निकालने में। और जो बची हुई एनर्जी है ना, बची हुई एनर्जी इसने इस इलेक्ट्रॉन को, जो लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकला, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, इस फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर दी इसने। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। किसको धक्का दिया जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन को। कौन दे रहा है, फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ठीक है। तो एनर्जी इस तरह से दो पार्ट्स में यूज हुई, एक उसको तोड़कर बाहर निकालने में विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और एक उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ, फोटोन का क्या हुआ, फोटोन तो यहां से स्ट्राइक करके, फोटोन तो हवा में ही रहेगा भाई। फोटोन क्या है, वो लाइट है, लाइट है ना, तो लाइट का एक छोटा सा पार्टिकल है ना, तो उसने उस पर स्ट्राइक करा, अगर बाहर निकल गया घूम रहा है ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर में रोशनी तो है ना, तो वो ऐसे ही घूम रहा है बस। ये डॉटेड लाइन है टॉप सरफेस, मेटल की टॉप सरफेस, ठीक है। ये मेटल की टॉप सरफेस है, मतलब ऊपर वाली सरफेस को इसको तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए इसको डॉटेड बना रखा है कि उसने उसको तोड़ा और निकल गया बाहर, है ना। अच्छा जी, उसके बाद देखें फोर्थ पॉइंट। वो इंसिडेंट फोटोन की नहीं थी, वो अल्ट्रावायलेट लाइट की थी, जिगजैग लाइन, है ना। ये इंसिडेंट फोटोन का कुछ नहीं, ऐसे ही बना सकते हो। हाँ, मतलब वो टीचर उतना कोई लेकर नहीं बैठेगा उस चीज को, है ना। चलिए जी, फोर्थ देखिएगा, वेरी फ्यू, लेस देन 1% photons whose energies are greater than W0 are capable of ejecting the photo electrons। अब मान लीजिए ये है कि भाई वर्क फंक्शन है, W0 मान लो 1 जूल है। अब अगर मान लो किसी फोटोन के पास 1 ही जूल एनर्जी है, तो क्या वो निकाल देगा उसको, वो कहेगा कि भाई 1 जूल एनर्जी है, उसको लाया तो निकालने के लिए बाहर, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो गई है फोटोन की, तो बेचारा फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर अंदर ही दब गया जाकर। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है, वेरी फ्यू 1% फोटॉन्स, 1% ही फोटॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी W0 से ज्यादा होती है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, वर्क फंक्शन तो सिर्फ तोड़कर बाहर निकालने के काम आएगा, उसके बाद उसको मूवमेंट भी तो करवाना है। तो जिन फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा पाते हैं। समझ गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, निकलने के बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन को मूव भी तो करवाना है। इलेक्ट्रॉन्स का जब तक मूवमेंट नहीं होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा ही, ठीक है, ये है चक्कर। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, energy of incident photon is equal to maximum kinetic energy of photoelectron, maximum kinetic energy of photoelectron plus work function, प्लस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी तो कभी किसी की खत्म होती ही नहीं ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन के पास जो एनर्जी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तो वर्क फंक्शन में क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को तोड़कर बाहर निकाला, दूसरा उसने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दी फोटो इलेक्ट्रॉन को। तो दोनों का एडिशन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के बराबर हो गया। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू एच न्यू,
तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन, ये हो गया। अच्छा, अब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा, के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स, ये हो गया। तो के मैक्स इज इक्वल टू के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक, चलिए जी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस तरह से हमने निकाल ली। किसकी काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, अब वो जो भाग रहा है इधर से उधर, उसकी काइनेटिक एनर्जी। इफ द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, then its energy is just sufficient to free the electron from the metal surface and does not give it any kinetic energy। वही बात है कि अगर इंसिडेंट फोटोन के पास बस उतनी ही एनर्जी है कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, बस उसको कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, और उस टाइम जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट बोल दी गई है ना। तो हम ये कहेंगे के मैक्स तो हो गया जीरो, न्यू की जगह आ गया न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हमारा एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट के इक्वल हो गया, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट के इक्वल हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर equation 1 can also be written as k max। k max क्या होता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये हमको पता ही है ना। और k max हमने क्या निकाला था, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो इसको लिखेंगे एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट की जगह लिख दो एच न्यू नॉट, फिर एच ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, डेरिवेशन क्या है, तो जरा सा मजाक सा है, हाँ पूछा जा सकता है भाई। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन के जो लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, उसमें चौथा लॉ है ये, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है, लॉज पूछे जाते हैं, आप सीधा लिख देना, ये पूरा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। के मैक्स जीरो इस वजह से हुआ, हमने ये कहा कि एक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट पर एनर्जी उसके अंदर सिर्फ इतनी है, फोटोन के अंदर सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो इस बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकलवा पाएगा बाहर, बस उसको कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। किस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा पॉसिबल था, न्यू नॉट पर, है ना। तो एच न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट, ये एज इट इज लिख दिया, तो एच न्यू नॉट डब्ल्यू नॉट के इक्वल हो गया, बस। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वेशंस 1 और 2 आर कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इनको बोलते हैं, ठीक है जी। आगे सुनिएगा, पेज नंबर 10 पर आ गए हैं अब हम। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज फॉलोज। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 लॉज मैंने लास्ट क्लास में करे थे। एक लॉ क्या था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, कि अगर इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है और वोल्टेज भी बढ़ती है ना, ये हमने देखा था। दूसरा हमने ये देखा था, अच्छा बाकी की दोनों चीजों को कांस्टेंट रखना होता है। फिर हमने ये देखा था कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचता है। जब उसको हम घटाना शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो फिर वो वापस आकर जीरो नहीं होता। वो जीरो कब होता है, वो हमारा एक ऐसी वोल्टेज पर जाकर जीरो होता है जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। एक ये देखा था, और तीसरा हमने ये देखा था कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू करते हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी लीनियरली नहीं बढ़ती है, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ये हमने तीसरे केस में देखा था। तो 3 चीजें हमने देखी थी। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के हमने अभी 4 लॉज देखे हैं यहाँ पर, है ना। उन 4 लॉज को यूज करके मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक लॉज थे, इनको यूज करके मैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज थे उनको प्रूव कर सकता हूँ। तो देखिए वही है नेक्स्ट टॉपिक, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। यही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, यही
कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज फॉलोज। तो पहला देखिए, पहला क्या था, इंटेंसिटी वाला। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता था, इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो पोटेंशियल भी बढ़ता था, वो चीज याद है ना। अब उसी चीज को यहाँ इससे प्रूव करेंगे। देखिए, द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स the increase of intensity means the increase in the number of photons striking the metal surface per unit time. ठीक, as each photon ejects only one electron, so the number of ejected photoelectrons increases with the increase in intensity of incident radiation. नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लो। क्या है कि इंटेंसिटी के बढ़ने का मतलब क्या है, लाइट की आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, रोशनी बढ़ा रहे हैं। जब आप लाइट की रोशनी जब आप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने का मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, पार्टिकल्स के फोटॉन्स बढ़ गए। हमने इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो लॉस थे आइंस्टीन वाले, इसमें हमने देखा था कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आपने फोटॉन्स बढ़ा दिए। जब आपने फोटॉन्स बढ़ा दिए तो क्या बढ़ गया, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। भाई पहले 10 फोटॉन्स आ रहे थे, अब 50 हो गए। जब 50 हो गए तो वो 50 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएंगे, और जब 50 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे बाहर, वही करंट बढ़ेगा ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो ज्यादा करंट। वही चीज है कि इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूं, समझ जाएंगे। द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। समझ गए? इंक्रीज इन इंटेंसिटी मतलब रोशनी को बढ़ाना, मतलब फोटॉन्स को बढ़ा देना। मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब हर सेकंड पे जो टक 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 जो बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। खत्म। यही चीज हमने वहां पर देखी थी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या बढ़ गया, करंट बढ़ गया। ठीक है, अगला देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिससे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते ही नहीं है। समझ गए? क्या होता था, हमने बोला था कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करवाएंगे तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट कर बाहर निकलेंगे। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या थी, यूवी लाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे, सनलाइट की बात नहीं कर रहा हूं अभी, है ना। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई लाइट है, मैं उसकी धीरे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। इतनी बढ़ा दी कि अब वो यूवी लाइट वाली फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स टूटने शुरू होंगे। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स टूटने शुरू होंगे उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जरा सुनिए, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो जो सेकंड लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये सेकंड लॉ में क्या है, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब जो हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कराए जाओ भाई, फिर तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, खेलते रहो, है ना। क्या हो रहा है उससे, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is less than the threshold frequency, the kinetic energy of photo electrons becomes negative. फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव होने का मतलब बाहर जाने से थोड़ा अंदर और धरातल में चले जाते, पाताल में, कि भाई मैं नहीं निकल रहा, मेरी तो आपने एनर्जी नेगेटिव कर दी। ठीक है, अच्छा, दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं। सो इसका फिजिकल मीनिंग क्यों नहीं है वो बताता हूं अभी। This has no physical meaning, so photoelectric emission does not occur below the threshold frequency. ठीक है, अब सुन लीजिए, ये तो ऐसे बोलने की बात हो गई कि यार काइनेटिक एनर्जी ना नेगेटिव हो गई इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। कैसे हो गई, देखो जरा। हमने जो रूल देखा था वो किधर गया, ये रहा। काइनेटिक एनर्जी मैं यहां पर देख रहा हूं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हॉलवाच ने, लेनार्ड ने, है ना, इन्होंने जो बताया, इन्होंने ये बताया, और हर्ट्ज ने, इन्होंने ये बताया कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है ना, वही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करवाएगी। फिर आइंस्टीन ने अपना ज्ञान दे दिया। ठीक है, अब ये है कि आइंस्टीन के ज्ञान से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटिस्फाई होता है कि नहीं, तो अभी देखते हैं होता है कि नहीं। हमने कहा न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब हम जो फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करवा रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। अच्छा, तो चलिए जी, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। क्या करा मैंने ये, हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। अब इसको इधर ले आओ, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एच, मल्टीप्लाई बाई एच बोथ साइड्स।
तो जरा बताना क्या हो गया, ये हो गया h और ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट और 0 इंटू एच, 0 इंटू एच तो 0 ही रहेगा। अब h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट क्या हो जाएगा, h इंटू न्यू के मैक्स, के मैक्स, के मैक्स इज लेस देन 0 और के मैक्स क्या होता है, के मैक्स होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। भाई ना तो मास नेगेटिव हो सकता है ना वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है ना, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी एक नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो वही लिखा हुआ है दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग, दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग, मतलब अगर न्यू नॉट से कम है तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा है, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही नहीं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ गया मेरी बात, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव होने के लिए क्या है, या तो मास नेगेटिव चाहिए, पॉसिबल है क्या, नहीं, तो मास तो पॉजिटिव ही होगा, या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर आता है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 1/2 तो वैसे ही पॉजिटिव है ना, तो ये तीनों को पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव ही आएगा, 0 से छोटा थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब सही कह रहा था वो हर्ट्ज लेनार्ड वगैरह ने सही कहा था, आइंस्टीन कहता है हाँ ठीक हो सही है। चलो जी आगे देखिएगा, आगे देखें एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, किसकी, प्लेन की, हाँ जा सकती है, बताओ कैसे, कैसे। हमने ये कहा कि हम ना किसी एक प्लेन ऑफ रेफरेंस को कह रहे हैं, हमने कहा कि हम यहाँ से ना जयपुर जा रहे हैं तो 200 किलोमीटर पर आवर, तो जयपुर से जब दिल्ली आएंगे तो -200, ये लिया जाता है। अगर हम यहाँ से जयपुर जा रहे हैं तो 200 किलोमीटर पर आवर है ना, और अगर जयपुर तो रिटर्न टिकट बस। चलो जी अगला देखिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Explanation of kinetic energy, if nu is greater than nu naught, if nu is greater than nu naught, kmax is equal to हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर ये तो पता ही है हमको है ना। अच्छा अगर न्यू ना न्यू नॉट से बड़ा है, अगर न्यू नॉट से बड़ा है तभी मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल पाऊंगा, तभी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली पॉजिटिव आएगी। तो न्यू नॉट से कितना बड़ा है, जितना बड़ा होता जाएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो न्यू माइनस न्यू नॉट, आप ये देखिए ना कि अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये बड़ा सड़ा हुआ सिंबल लगता है मेरे को, इसको बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, कभी वी जैसा लगने लगता है ये, फिर इसको टेढ़ा करते हैं, पता ही नहीं क्या बन गया ये, हाँ पता ही नहीं क्या इनको बीच बीच में। भाई स्मॉल एफ ही रहने देते हैं इसको। हमने जब मैं भी छोटा था मैंने 9th में भी फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ पढ़ा, 10th में स्मॉल एफ पढ़ा, 11th में आते ही पता नहीं कहाँ से न्यू हो गया ये। बस दुखी करते रहो बच्चों को। नहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आता तो मजा है इसमें। हमारे साथ 5 दिन रख लो, ये मत हमें भी दिलवा दो। अच्छा जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं भी आप ही लोगों के जैसे सोचता था, और फिर जब टीचर बना तो फिर ऐसा हो गया कि कोई एक सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट मिला। जब कॉलेज में पढ़ाता था तो वहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में था मैं, तो वहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट जो हैं वो सब घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़ते हैं सारे सब्जेक्ट्स आकर। और फिर बीइंग अ टीचर ये समझ में आ गया कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना और अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है, भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते, सही बता रहा हूँ, पूरे 4 साल कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत रहती है ना। तो और लेकिन फिर एक तरीका लेकिन रहता है, एक तरीका रहता है कि अगर फिजिक्स कमजोर है तो
है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी केमिस्ट्री कमजोर थी तो उसका भी एक तरीका रहता है रट्टा मारना उसका। और उसका है क्या कि मैं सिर्फ मतलब मैंने तो यहाँ पर पढ़ाया यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, अभी एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी नाम है इसका। तो लेकिन आईआईटी में भी क्या होता है कि आईआईटी में भी अगर एडमिशन मिल गया, पहले तो वो बड़ा दूर का ख्वाब है, लेकिन अगर एडमिशन मिल गया तो एडमिशन के बाद जो है, एडमिशन के बाद ये प्रॉब्लम होती है वहाँ, मतलब प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चीज़ है ये कि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बनाने हैं ना, बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनमें वही चीज़ें घुमा फिरा कर, मतलब 20 25 30 साल से वही सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा है उसमें। तो वो वही चीज़ें बार बार घिसी पिटी चीज़ें वही चलती आ रही हैं। तो उसमें लास्ट ईयर के पेपर्स रहते हैं। हाँ, कौन राजीव सर? अच्छा अच्छा, वो तब के होंगे ना जब रुड़की यूनिवर्सिटी थी वो, है ना। हाँ, तो तब वो शायद उससे थी, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है इसकी, उत्तराखंड की, तो शायद वो उससे एफिलिएटेड था तब। तो वैल्यू थी, रुड़की यूनिवर्सिटी की वैल्यू थी। लेकिन जब वैल्यू, अब ऐसे ही आप बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सुना होगा, लेकिन अब वो आईआईटी में आ गया है, मर्ज हो गया है उसका जो टेक्निकल कैंपस है। तो वो इस तरह से है। उतने आईआईटीज बने नहीं है, पुरानी जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज थी उनको आईआईटी में मर्जर हो गया उनका, ये है। अभी इधर दिल्ली में गोविंदपुरी में है एक ट्रिपल आईटी सुना होगा, है ना। तो वो भी, उसका भी आईआईटी के साथ, दिल्ली के साथ में टाई अप है उसका। वहां पर भी अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसको भी आईआईटी की मिलती है डिग्री, है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़े हैं और भी बढ़ेंगे। अभी वादे हुए हैं, चुनावों में वादे हुए हैं, बिहार में भी वादा हुआ है आईआईटी का। सर अब भी को बस ऐसे ऊपर से ऐसे क्यों ले जाते हैं? किसको? अरे छोड़ो ना उसको, वो तो चलो समझ गए आप। That is, above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of electrons increases linearly with the frequency nu of incident radiation. Moreover, the increase in intensity increases only the number of incident photons and not their energy. तो जब इंटेंसिटी बढ़ती है ना, तो इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो वो क्या करती है, वो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स को बढ़ाती है। ठीक है ना भाई, इंटेंसिटी बढ़ गई तो फोटॉन्स बढ़ गए बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल कोई पतला सा आदमी था, बहुत मोटा हो गया, तो उसकी बॉडी में सेल्स बढ़ गए ना, बायोलॉजी वाले समझ रहे होंगे, उसकी बॉडी में सेल्स बढ़ गए। ठीक है ना। तो वही चीज है कि जब लाइट ज्यादा है तो भाई उसके अंदर, लाइट के अंदर फोटॉन्स बढ़ गए, बेसिक यूनिट है उसकी। तो उससे उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ने से उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती है। Hence, the maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of the intensity of incident radiation. ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है। उसके बाद चौथा देखें जरा, चौथा क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, तो वहां हमने क्या देखा था, लेनार्ड हॉलवाच ऑब्जर्वेशन में, उसमें हमने क्या देखा था, बहुत कम टाइम लैग होता है। मतलब इधर स्ट्राइक करा, इधर इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, बहुत कम टाइम लैग होता है। तो उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कैसे? Explanation of time lag. Photoelectric emission is the result of an elastic collision between a photon and an electron. ये हमको पता ही है ना, कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में गुफ्तगू करता है, टकराता है। Thus the गुफ्तगू जानते हैं ना? उर्दू में कोलिजन को गुफ्तगू ही बोलते हैं। Thus the absorption of energy from a, हाँ, वार्तालाप, हिंदी में वार्तालाप। वार्तालाप बोलने में वैसे अच्छा लगता है, वार्तालाप अच्छा लगता है, उससे तो बहुत अच्छा लगता है खैर। Thus the absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event which involves transfer of energy in one lump instead of continuous absorption of energy as in the wave theory of light.
वेव क्या होती है, वेव आ रही है, लहराते हुए आ रही है, क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ आ रहा है ना, तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होता है उसमें। लेकिन अगर हम पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाता है, तो इंस्टेंटली क्या होता है कि जैसे टक्कर हुई ना, कोलिजन, कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोलिजन में क्या होता है, जैसे अरे ये कैरम आपने खेला है, वो स्नूकर बोलते हैं, बिलियर्ड्स बोलते हैं, उसमें जैसे स्नूकर बिलियर्ड्स क्या होता है वो, है ना, तो उसमें वही जो बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पर क्लब हाउस में, हाँ, तो उसमें उसमें जैसे बॉल है, तो एक बॉल को स्ट्राइक करा और दूसरी बॉल रेस्ट में थी, तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट में था। अब जैसे ही एक बॉल ने उसको स्ट्राइक करा, एक बॉल ने दूसरी बॉल को स्ट्राइक करा, तो पहली वाली बॉल का क्या होता है, रेस्ट में आ जाती है, और उसकी जो एनर्जी है वो टोटल उसमें चली जाती है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, इसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो कभी भी आप देखना कि जो इसकी बिलियर्ड्स की, स्नूकर की, इनकी जो बॉल्स होती है ना, वो बॉल्स फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती हैं, बहुत रिजिड होती हैं, ठीक है। तो वो रिजिड, उनको ज्यादा से ज्यादा रिजिड इसीलिए बनाया जाता है ताकि बहुत प्रिसाइसली आप उसको खेल सकें। अब यहाँ पर किस तरीके की होंगी ये मेरे को पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पर जाते जाएंगे उस गेम में, तो उतना ही ज़्यादा वो ज़्यादा प्रिसाइज बॉल मिलेगी आपको, कि जरा सी भी नहीं दबेगी उसमें। जो पहली वाली बॉल है वो एकदम रेस्ट में आ जाएगी। तो इन्होंने यही बोला कि जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन को टकराता है तो एकदम एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर इंस्टेंट हुआ तो टाइम लैग का सवाल ही नहीं उठता कि अभी टकराया है, हाँ भाई वेट करो, आएगा इलेक्ट्रॉन, आएगा, धीरे धीरे आ रहा है, ऐसे नहीं, खट से आ जाएगा बाहर, वही चीज है। तो देखिए, absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event which involve transfer of energy in one lump instead of, one lump मतलब एक शॉट में निकल के आता है, in one lump instead of continuous absorption of energy as in the wave theory of light. Hence there is no time lag, कोई टाइम लैग होता ही नहीं है between the incidence of a photon and the emission of a photoelectron. इधर फोटोन टकराया, उधर फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। अगला देखिएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन, ठीक है। अब ये मेरी गलती नहीं है, ये एस एल अरोड़ा की गलती है, मैंने नोट्स उसी में से बनाए हैं। हम फोटोन का जिक्र पहले कर चुके हैं काफ़ी, है ना, लेकिन एक्सप्लेन इसको बाद में कर रखा है कि ये है क्या। तो सुन लीजिए, कहानी की तरह बताता हूँ। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में ये है कि बॉडी के सबसे छोटे यूनिट को सेल बोला जाता है, ऐसी लाइट के सबसे छोटे यूनिट को फोटोन बोल देते हैं। The fact that a light quantum has a definite energy as well as a momentum allows us to associate a particle with it. This particle was called photon. ठीक है, इसका एक डेफिनेट एनर्जी होती है लाइट की, ठीक है, और उसका एक डेफिनेट मोमेंटम भी होता है। तो एनर्जी है तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर उसके अंदर एनर्जी है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा लाइट का। अच्छा, मोमेंटम भी है उसके अंदर। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो अगेन उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। तो जब उसका कुछ मास है तो मास किसका होता है, किसी पार्टिकल का, इसीलिए उसको पार्टिकल बोल दिया गया, उस पार्टिकल का नाम दे दिया फोटोन। आगे चलो, सम बेसिक फीचर्स ऑफ द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोइंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आर। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करने के लिए कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, 6 पॉइंट्स है, ठीक है। इनमें से कभी कभी 4 या 5 तो नहीं, खैर 3 या 4 पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। अब वो ये नहीं बोलेगा, नहीं 5 तो नहीं, मैंने मना तो करा, 3 या 4 पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि कई बार मतलब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का आया है। वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं 3 पॉइंट्स बताओ, 4 पॉइंट्स बताओ। क्वेश्चन के नंबर वेटेज अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स लिख देना। तो सुन लीजिए, नहीं इन द, हाँ आते हैं हाँ। नहीं ये क्यों आएगा, तो ठीक है, उनका मूड ठीक होगा, दे दिया उन्होंने। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट तो कोई भी बता देगा, छोटा सा बच्चा बता देगा, 9th क्लास का बच्चा बता देगा। हाँ, AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, होता क्या भाई एटॉमिक मास यूनिट, तुम बताना भाई। एटॉमिक मास यूनिट, मास की यूनिट। अरे कार्बन 12 एटम सुना है ना, हाँ, तो बस वो वाली कहानी लिखनी होती है।
अब ना एक चीज ना, एक चीज अब 1 महीने के लिए एक चीज छोड़ दो, अखिलेश सर को याद करना छोड़ दो। वो बेचारे वहां पर जो है हिचकियां लेते होंगे कि कौन मुझे गाली दे रहा है, क्या चल रहा है, है ना। और अगर उसको भी अगर गालियों को लोकेट करने का कुछ आया ना, तो वीवीआईपी पर कर्सर आकर रुकेगा उनका कि यहाँ से निकल कर आ रही है। हाँ, अच्छा अब आगे सुनिए। इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, तो रेडिएशन, लाइट की जो रेडिएशंस हैं वो जब उनका इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का मतलब जब टकराव होता है उनका मैटर के साथ, मैटर मतलब मेटल सरफेस, सॉलिड के साथ जब टकराव होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स टकरा रहे हो। वो छोटे पार्टिकल्स क्या, फोटोन है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, ईच फोटोन हैज एनर्जी E इज इक्वल टू h nu एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू h nu अपॉन c और h अपॉन लैम्डा, न्यू अपॉन c, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। एंड स्पीड c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हर फोटोन की एनर्जी h nu के बराबर होती है, मोमेंटम h nu अपॉन c के बराबर होता है, और जो उसकी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि फोटोन किससे बना हुआ है, फोटोन से क्या बना है, लाइट बनी है ना, और लाइट की तो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट c। 2 पॉइंट्स तो बड़े आसान है, कर लेंगे। तीसरा देख लो, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये भी हमें पता है, जितने भी फोटॉन्स हैं लाइट के, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाले, उन सब की एनर्जी सेम होती है, उन सब का मोमेंटम सेम होता है, और वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। चौथा, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वाह भाई वाह, ये भी पता है हमें, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। मैंने खिड़की खोली, यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, जबकि वाईफाई चल रहा है यहाँ पर, तो हर जगह आजकल हम चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए बैठे हैं, बॉडी को आदत पड़ गई है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो लाइट वेव्स आ रही हैं वो लाइट वेव्स डेविएट नहीं करती, इधर उधर कहीं नहीं जाती, हाँ, और सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बॉडी के आर पार निकल रही हैं ये वेव्स। अच्छा जी, आगे देखिए, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, यानी कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तो इसमें भी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, कहानी की तरह खुद को ही समझा कर इनको लर्न कर लेना, आसानी से हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है। और टीचर कोई वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन चेक करने नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए कर लीजिएगा, बस बस खट 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 वो नंबर देते चले जाते हैं। If the intensity of light of a given wavelength is increased, there is an increase in the number of photons incident on a given area in a given time, but the energy of each photon remains the same. Intensity बढ़ती है तो number of photo electrons वो बढ़ जाते हैं, है ना, और एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी उतनी की उतनी रहती है, हर एक फोटोन की एनर्जी सेम रहती है। उसके बाद देखेंगे भाई डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, द फिनोमिना लाइक इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एटसेट्रा कैन बी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो अगर हम इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की बात करें, तो इनको तो हम ना वेव नेचर ऑफ लाइट से बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरफियरेंस भी और डिफ्रैक्शन भी, ये दोनों हमने कहाँ पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स में, तो इसको तो वेव नेचर से एक्सप्लेन करा जा सकता है। सेकेंड, ऑन द अदर हैंड द फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एटसेट्रा, कॉम्पटन अपने सिलेबस में नहीं है, कॉम्पटन इफेक्ट एटसेट्रा कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, छोटे छोटे पैकेट, तो छोटे छोटे पैकेट मतलब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से इसको एक्सप्लेन करा जा सकता है। तो इस वजह से जो रेडिएशन है, रेडिएशन कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है और कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वही इस चैप्टर का नाम है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। This shows that the light radiation has dual nature, that is, it sometimes behave like a wave and sometimes as a particle. उसके बाद है dual nature of matter, इसको लिखा जाता है डी ब्रॉगली, बोला जाता है डी ब्रॉय। हाँ, ये हमें हमारी बायोलॉजी में भी बताया, हाँ, लेकिन अब तो कुछ बच्चे तो मोगली बोलते हैं उसको, डी ब्रॉगली वेव्स।
वो वैसे ही है ना, वो वैसे ही है ना जैसे वो चैवरोलेट को शेवरले बोला जाता था। हाँ वही है। ठीक है भाई, ये 2 टॉपिक्स बच रहे हैं छोटे छोटे से, 2 पेज बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं, आज इतना ही कर लीजिए। अरे वो ओचोआ एंजाइम बोला था मैंने क्लास में। मैंने चिकन नहीं बोला था, मैंने बोला चिकन नहीं होता मेरी टीचर कुछ नहीं कहती, वो कहती जिससे लर्न होता है उससे बोल लो मेलोडी का निकोनिशिया। मैंने डिजाइन इनकोनिशिया बहुत लगे हमारी पूरी क्लास को इंस्टेंट से पढ़ के बोलने में, और फिर मैम ने करेक्ट करा। अरे आप वो बोल रहे हो।